वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन संजय पांडे क्लासेस। तो एक बार फिर से हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स में। तो हो चुका है, ऑप्टिक्स का ही एक पार्ट है, दूसरी ब्रांच है जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स, और इसमें हम लोग लेक्चर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना, लेक्चर नंबर 1 वेव ऑप्टिक्स। तो आज का टॉपिक हमारा है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। ये आपका लेक्चर नंबर क्या है? 1 है। लेक्चर नंबर 1 वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स क्या है, आइए पहले इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। बढ़िया सा खूबसूरत सा इंट्रोडक्शन है ना। तो वेव का मतलब होता है, आप जानते हैं, एक डिस्टरबेंस होता है ना। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स मतलब स्टडी ऑफ लाइट। तो जब हम लाइट की स्टडी ऑफ लाइट as a wave nature, as a wave nature, जब हम लाइट का स्टडी वेव नेचर मान के करेंगे तो ऐसे स्टडी को हम लोग कहते हैं वेव ऑप्टिक्स, है ना। ऐसे स्टडी कहेंगे वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। स्टडी ऑफ लाइट एज अ वेव नेचर। तो आज की इस लेक्चर में हम फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन सीखेंगे और इससे कुछ और बेसिक बातें सीखेंगे, है ना, जो कि बहुत जरूरी है। वेव ऑप्टिक्स में जो मेनली हमें सीखना है वो फेनोमेना सीखना है इंटरफेरेंस का। किसका? इंटरफेरेंस का फेनोमेना सीखना है और डिफ्रैक्शन का फेनोमेना सीखना है, ठीक है। और साथ में पोलराइजेशन का फेनोमेना सीखना है। पोलराइजेशन, ये तीनों फेनोमेना लाइट की वेव होने का प्रूफ यानी एविडेंस देते हैं। अगर कोई भी मटेरियल या कोई भी पार्टिकल इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन या पोलराइजेशन, इन तीनों में से कोई एक फेनोमेना अगर शो कर रहा है या तीनों को शो कर रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं, उसका नेचर क्या है? वेव नेचर। क्या है? वेव नेचर। क्लियर है ना। तो ये तीन फेनोमेना हमें बहुत ही पढ़ना है सावधानी से, और इन तीनों को पढ़ने से पहले बेसिक पॉइंट पर बात करेंगे कि लाइट का जो नेचर होता है, यानी नेचर ऑफ लाइट, इस लाइट के नेचर के बारे में कितने साइंटिस्टों ने क्या क्या बोला है, कौन कौन सी मनगढ़ंत कहानी कही है ना। तो उन सब कहानियों पर हम थोड़ा सा एक बार गौर करेंगे। नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट के बारे में सबसे पहले बच्चों आइजैक न्यूटन, किसने? आइजैक न्यूटन, न्यूटन ने दिया था अपनी थ्योरी। सबसे पहले किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था अपनी थ्योरी नेचर ऑफ लाइट के संबंध में, और उस थ्योरी का नाम है न्यूटन्स कार्पस्क्यूलर थ्योरी। इस थ्योरी का नाम है न्यूटन्स कार्पस्क्यूलर थ्योरी, ठीक है ना। यह है थ्योरी न्यूटन का। 1675 में इन्होंने सबसे पहले दिया था, है ना। 1675 में इन्होंने सबसे पहले ये देखा था न्यूटन के बारे। न्यूटन ने बताया लाइट के बारे में, इन्होंने कार्पस्क्यूलर थ्योरी दी, और इस थ्योरी में क्या कहा वो सब सीखेंगे बारी बारी से, अभी नहीं। इसके बाद एट द सेम एरा एक डच साइंटिस्ट थे हाइगन्स ने भी अपनी थ्योरी दिया था वेव थ्योरी, HUYGENS, हाइगन्स वेव थ्योरी। इन्होंने वेव थ्योरी दिया था हाइगन्स ने, और उसके बाद दिया था किसने? मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी दिया था। उसे कहते हैं मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ये थ्योरी दिया था मैक्सवेल ने। उसी के बाद ठीक कुछ फिनोमेना और देखे गए, और उसमें एक और लाइट के संबंध में एक और नेचर आया, उसका नाम है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी।
ये 4 थ्योरी, कितनी थ्योरी? 4 थ्योरी इन्वॉल्व है लाइट के नेचर के संबंध में। मतलब लाइट का नेचर कैसा है, गंदा है, मतलब लाइट का नेचर कैसा है, वेव है कि पार्टिकल है। कुछ लोग का मानना है पार्टिकल नेचर है, कुछ लोग का मानना है कि वेव नेचर है ना। तो इन सब बातों पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे न्यूटन्स की कार्पस्कुलर थ्योरी। सबसे पहले इन्होंने अपनी ही थ्योरी दे डाली, है ना। इन्होंने सबसे पहले अपनी थ्योरी दिया। इन्होंने कहा कि जितने भी लाइट सोर्स है भैया, जितने भी लाइट सोर्स है वो सबके सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, है ना। छोटे छोटे पार्टिकल से, मतलब जो भी लाइट सोर्स है वो छोटे छोटे पार्टिकल, उस पार्टिकल को उन्होंने कहा टीनी पार्टिकल, टीनी पार्टिकल्स, टीनी पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं। और इन टीनी पार्टिकल्स का नाम बहुत बढ़िया रखा, कार्पस्कल्स, कार्पस्कल्स, ठीक है। इन पार्टिकल्स का नाम क्या है? कार्पस्कल्स रखा किसने? न्यूटन ने, ठीक है। न्यूटन ने कहा कार्पस्कुलर थ्योरी में कि जितने भी लाइट सोर्स हैं सब छोटे छोटे पार्टिकल, टीनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं और इन्हें कहते हैं कार्पस्कल्स। और ये कार्पस्कल जैसे हमारे आई के रेटिना पे, आंख की रेटिना पर स्ट्राइक करते हैं, इंसिडेंट होती हैं, वैसे ही हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगती हैं, ठीक है। ये बात बोला न्यूटन ने। और साथ में इस कार्पस्कल्स के बारे में भी बताया कि ये पार्टिकल कैसे होते हैं। ये पार्टिकल होते हैं रिजिड होते हैं। क्या होते हैं? रिजिड होते हैं। मासलेस होते हैं। क्या होते हैं? मासलेस होते हैं। इनकी मास बहुत कम होती है। डिफरेंट साइज के होते हैं, डिफरेंट शेप एंड साइज फॉर डिफरेंट कलर। मतलब डिफरेंट कलर के लाइट के लिए जो शेप और साइज होता है कार्पस्कल का वो डिफरेंट होता है और काफी ज्यादा ये इलास्टिक होता है ना। इसकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है ना, इलास्टिक भी है। तो ये सब प्रॉपर्टी बताया किसने? न्यूटन ने कार्पस्कल्स के बारे में। और इन्होंने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया, सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड किसके बारे में? अबाउट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसका दोनों का सक्सेसफुली इन्होंने एक्सप्लेन किया बच्चों, ठीक है। अपनी इस थ्योरी से इन्होंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। और साथ में ये बताया इन कार्पस्कल्स की जो स्पीड होती है डेंसर मीडियम में ज्यादा होती है। कहाँ होती है? डेंसर मीडियम में ज्यादा होती है। मतलब कि लाइट की स्पीड इन्होंने कहा कि डेंसर मीडियम में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रेयर मीडियम। क्लियर ना? डेंसर मीडियम में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रेयर मीडियम। क्लियर? तो इस बात पर कैसे हम लोग समझें कि कैसे ज्यादा होती है ना। तो इन्होंने कहा कि जो ये ज्यादा होती है क्योंकि जब डेंसर में जाएगा तो डेंसर के पार्टिकल क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से इसे अट्रैक्ट करती हैं। क्लियर ना? तो मैं चाहूंगा कि आप सब ये नोट करें और नोट करने के बाद इसका नोट्स जो शॉर्ट नोट है अपने लैंग्वेज में बनाओ, है ना, ताकि पढ़ने का मजा ही कुछ और हो। तो आपने ये देख लिया है। मैं इस साइड को इरेज करता हूं, ये वाले पार्ट्स को, ठीक है। तो मैं इसे इरेज करता हूं। तो इन्होंने किसका एक्सप्लेन किया सक्सेसफुली? किसका एक्सप्लेन किया? रिफ्लेक्शन का और रिफ्रैक्शन की। तो कैसे एक्सप्लेन किया? जैसे कि ये प्लेन मिरर होती है, आपको पता है कि लाइट रे ऐसे आएगी चिक और ये ऐसे निकल जाएगी, है ना। तो इसमें कार्पस्कल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। तो ये कार्पस्कल्स यहाँ टकराते हैं और टकरा के ऐसे निकल जाते हैं, है कि नहीं। मतलब ये इन्होंने कहा रिफ्लेक्शन मतलब एक कोलिजन है। ये रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब इट इज अ इलास्टिक कोलिजन है। ये कैसा कोलिजन कहा? इलास्टिक कोलिजन। भाई पार्टिकल है तो कोलाइड कर रहा है,
है ना, पार्टिकल है तो कोलाइड कर रहा है, तो रिफ्लेक्शन है क्या एक्चुअल में, एक इलास्टिक कोलिजन है। और आपने 11th में पढ़ा होगा कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। तो जिस स्पीड से लाइट आई टकराई और टकरा के वापस चली गई उसी स्पीड से, है ना, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कोई लॉस नहीं है, तो इसे क्या नाम दिया इन्होंने, इलास्टिक कोलिजन है। क्लियर। उसके बाद जब कोई लाइट रे रेयर टू डेंसर जाती है, मान लो इसे रेयर टू डेंसर जा रही है ना, ये जाना चाह रही कैसे, ऐसे, बट ये ऐसे निकल जाती है। इसका मतलब ये है जब रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन, तो लाइट आज से जा रही है, तो यहाँ जो पार्टिकल होगा, कार्पस्कल्स को इधर वाले पार्टिकल फिर खींचेंगे, इधर वाले पार्टिकल खींचेंगे, इधर वाले खींचेंगे, इधर खींचेंगे, इधर खींचेंगे, सारे पार्टिकल खींचेंगे, तो अट्रैक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से। मतलब क्लास वाले जो पार्टिकल्स हैं कार्पस्कल्स को एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से अट्रैक्ट करती हैं, है ना, ऐसे अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो किधर होता है, नीचे की तरफ, और इसमें स्पीड भी है, तो इस कारण थोड़ा सा अपने पाथ से क्या होगा, ये डाइवर्ट हो जाता है रिजल्टेंट फोर्स का नीचे डाउनवर्ड होने के कारण। ठीक है ना, इस वजह से रिफ्रैक्शन होता ठीक है। और ये पार्टिकल्स है ना, और इन्होंने रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन का भी एक्सप्लेन किया। मतलब ये पार्टिकल्स जब मूव करेंगे स्पीड के साथ में तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। क्लियर। तो ऐसा न्यूटन ने कहा, तो उस टाइम पे जो ये कहते थे वो सब मान लेते थे। कुछ दिन तक इनका चला बढ़िया सा, खूब लोग मानते रहे, कहानी मानते रहे। लेकिन उसी समय में हाइगन्स ने भी प्रूफ किया था, एक्सप्लेन किया था, मतलब उन्होंने डिस्कवरी कर लिया था, लेकिन लोग उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते थे। ठीक है ना, उनकी बातों पर लोग विश्वास नहीं करते थे। जब विश्वास ही नहीं करते थे तो कैसे यकीन करें। लेकिन जब बाद में इंटरफेरेंस, जो हमने आपको बताया, इंटरफेरेंस का फेनोमेना देखा, तो लाइट को पार्टिकल मानना छोड़ दिए। तो समझे कि न्यूटन ने सही नहीं बताया, है ना। और न्यूटन ने यह बताया कि लाइट की स्पीड डेंसर में ज़्यादा होती है, रेयरर में कम होती है, जबकि एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूफ किया गया कि रेयरर में ज़्यादा होती है, डेंसर में कम होती है। तो इससे जो है कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम आई और इसे कैंसिल कर दिया गया, इस थ्योरी को स्टॉप कर दिया गया, लोग मानना बंद कर दिए। तो हाइगन्स ने अपनी वेव थ्योरी दिया, और वेव थ्योरी में इन्होंने क्या माना, हाइगन्स ने अपनी वेव थ्योरी में क्या माना कि जो भी लाइट हैं, एवरी लाइट सोर्स क्या एमिट करते हैं, एमिट्स मैकेनिकल वेव। ये क्या एमिट करते हैं, मैकेनिकल वेव। जैसे कि साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसे भी लाइट जो सोर्स है वो एमिट करता है लाइट वेव, और वो वेव को क्या माना इन्होंने, मैकेनिकल वेव, है ना। और इसका जो नेचर इन्होंने बताया, नेचर कैसा होता है, नेचर कहा इन्होंने लॉन्गिट्यूडिनल होता है, लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, लाइट को क्या माना इन्होंने, मैकेनिकल वेव कहा, और इसका नेचर कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडिनल। आप जानते होंगे 11th क्लास में कि लाइट का जो लाइट वेव या कोई भी वेव हो, वेव दो तरह से होता है, ट्रांसवर्स नेचर का और लॉन्गिट्यूडिनल नेचर का। तो लाइट वेव को उन्होंने कहा लॉन्गिट्यूडिनल नेचर का है, जैसा कि साउंड वेव होता है, साउंड वेव का नेचर लॉन्गिट्यूडिनल होता है। इस वजह से हमारा क्या है, लाइट का भी जो नेचर है वो लॉन्गिट्यूडिनल है। और इन्होंने पूरे ब्रह्मांड में एक क्या कहा, एक मीडियम का इमेजिन किया, हाइपोथेटिकल मीडियम, हाइपोथेटिकल मीडियम, उसका नाम रखा इन्होंने ईथर। कहा, इन्होंने कहा कि ईथर ऐसा मीडियम है, ईथर ऐसा मीडियम है जो कि सब जगह क्या है, अवेलेबल है, प्रेजेंट है, मौजूद है। इसी मीडियम में लाइट जो है ट्रेवल करके सन से अर्थ तक आ रही है, और ये मीडियम हाईली इलास्टिक है ना, हाईली क्या है, इलास्टिक है,
वेरी लो डेंसिटी है, वेरी डाइल्यूट कह लीजिए, इसकी डेंसिटी बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, ना के बराबर। तो इस मीडियम से लाइट क्या होती है, ट्रेवल करके आ रही है। भाई मैकेनिकल वेव क्या होती हैं, ऐसी वेव जिन्हें प्रोपेगेशन करने के लिए या ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें से साउंड वेव जो मैं बोल रहा हूँ, ये साउंड वेव क्या है, एक मैकेनिकल वेव है। इसका नेचर लॉन्गिट्यूडनल है ना। लॉन्गिट्यूडनल आप जानते होंगे क्या होता है, जब मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करते हों वेव के प्रोपेगेशन के अलोंग, और जब वही पार्टिकल परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं वेव के चलने के, तो हम उसे कहते हैं ट्रांसवर्स नेचर। क्लियर। तो यहाँ पे जो मीडियम इन्होंने मेजर का इमेजिन किया, वो कैसा इमेजिन किया, ईथर। वो केमिस्ट्री वाला ईथर नहीं है बेटा, ठीक है, हाँ उसे मत मानना। आगे चल करके इनकी थ्योरी, इस थ्योरी से इन्होंने सक्सेसफुली इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को सक्सेसफुली इन्होंने एक्सप्लेन किया। साथ में रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन को भी इन्होंने प्रूव किया, प्रोपेगेशन इसको भी इन्होंने एक्सप्लेन किया। इन तीन फिनोमेना को इन्होंने एक्सप्लेन कर डाला। लेकिन जब का मतलब ये, जब ये पोलराइजेशन, किसका, पोलराइजेशन, इसका फिनोमेना इन्होंने देखा, तो ये खुद ही किसने देखा, पहले हाइगन्स ने। इन्होंने देखा फिनोमेना को, तो उस फिनोमेना में लाइट तो वेव है, बट उसका नेचर लॉन्गिट्यूडनल है। ये खुद ही अपने बताए हुए थ्योरी पर शर्मिंदा हुए और उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव मानने से इनकार कर दिए, है ना। इस फिनोमेना से समझ में आया। लाइट के नेचर के बारे में अभी तक जितनी भी बातें मैंने बताई वो सारी बातें क्लियर हैं। ओके, अगर क्लियर है तो ठीक ही है, और नहीं क्लियर तो फिर से एक बार रिवाइज करके बैक जाकर देख लीजिए। एक एक पॉइंट्स को आप लोग अपने लैंग्वेज में नोट करेंगे। तो पोलराइजेशन का एक फिनोमेना है। इसी फिनोमेना से जब इन्होंने देखा हाइगन्स ने, तो ही अपने ये बात मानने से खुद ही इनकार कर दिए कि वेव क्या है, कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ऐसा नहीं है, ये कुछ और वेव है। तो जब मैक्सवेल की थ्योरी इन्होंने देखा, मैक्सवेल की थ्योरी, तो मैक्सवेल ने पहले सजेस्ट कर दिया था कि लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसे ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इन भाई साहब ने, मतलब मैक्सवेल ने, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पहले से दे रखा था। जब इन्होंने इस थ्योरी को स्टडी किया तो सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेन किसमें मिला, पोलराइजेशन में। मतलब पोलराइजेशन का फिनोमेना मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से ही एक्सप्लेन हुई। ठीक है, तब से इन्होंने कहा कि लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मगर वेव है ये बात तो पहले ही बता दिया गया था, लेकिन कौन सी वेव थी वो कंफर्म नहीं था, तो मैक्सवेल ने कंफर्म किया। ठीक है, बाद में आगे चल के एक फिनोमेना और आया लाइट का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप लोग पढ़ेंगे। उसमें देखा गया जब वेव का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे कोई भी वेव का कॉन्सेप्ट ही नहीं काम करता। तो वहाँ पे जब पार्टिकल समझ करके, मान करके जब हम एक्सप्लेन करते हैं, प्लांक की क्वांटम थ्योरी को अप्लाई किया गया, तो इन्होंने बताया कि लाइट क्या होती है, एक पार्टिकल नेचर की तरह ट्रीट करती है। तो कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जिसमें कि लाइट वेव फाइनली, अभी तक कोई इसका वो समझौता नहीं हुआ कि लाइट का एक्चुअल में नेचर क्या है, कोई अपना नेचर क्या है ना। आज तक अभी नहीं ये क्लियर हुआ कि लाइट का एक्चुअल नेचर है क्या। तो हम कुछ फिनोमेना, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इन सब में हम लाइट को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मान के चलेंगे, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट जैसे फिनोमेना में लाइट को हम क्या मानेंगे, पार्टिकल मानते हैं। तो पार्टिकल मान करके पढ़ते हैं, और यही सब है लाइट के नेचर के बारे में। तो बोर्ड एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है कि नेचर ऑफ लाइट के बारे में क्या बताएंगे, तो ये चारों थ्योरी आप मेंशन कर देंगे,
और सभी में थोड़ा थोड़ा पॉइंट लिख देंगे कि किसने क्या बताया था, है ना। तो ये सब अगर आप लोग लिख दोगे बोर्ड एग्जाम में तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे नेचर ऑफ लाइट के संबंध में, ठीक है। तो यहाँ तो मैं चाहूँगा वीडियो स्टॉप कर ले आप सभी, और स्टॉप करने के बाद पहले नोट कर ले और समझे अच्छे से। तो बच्चों आपने यहाँ तक नोट कर लिया है, आई होप समझ में आप सबको आ गया है। अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है हाइगेंस के प्रिंसिपल में, है ना। हाइगेंस का जो सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी आगे आने वाली है, और आगे जो फेनोमेना पढ़ेंगे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, उन दोनों में ही उसका बहुत ज़्यादा यूज़ है ना। तो वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है आप लोग कभी न कभी देखे ज़रूर होंगे। उस टॉपिक का नाम मैं लिखने जा रहा हूँ, उसका नाम है वेव फ्रंट है ना, वेव फ्रंट। तो हम इसको करने जा रहे हैं इरेज, मिटा देते हैं बढ़िया सा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग यही सीख रहे हैं ना, इंट्रोडक्शन। ये क्या है बेटा, इंट्रोडक्शन है, हाँ बिल्कुल इंट्रोडक्शन है। वो इसलिए क्योंकि बिना इसके हम लोग आगे समझ ही नहीं पाएंगे इंटरफेरेंस क्या है और डिफ्रैक्शन क्या है। तो ये था लाइट के नेचर के बारे में, जो भी बातें कही गई थी सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, बिल्कुल आईने की तरह साफ है। अब हम लोग जो वर्ड यूज करने जा रहे हैं वो है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, ठीक है। अगर बात करें वेव फ्रंट की, वेव फ्रंट की, तो वेव फ्रंट एक फ्रंट पार्ट है जहां पर वेव बनता है, जहां पर वेव बनता है उसका फ्रंट पार्ट है। जैसे अगर मैं बात करूं सिंपल सा ऐसे, ये एक वेव है, तो जो ये वाला पार्ट है ये क्या है, ये क्या है, वेव ऐसे जा रही है, मतलब वेव ऊपर मूव कर रही, पार्टिकल ऊपर मूव कर रहे हैं। तो ये जो पार्टिकल्स हैं, अगर यहाँ वाले पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ और यहाँ का पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम ये कहेंगे ये वाला पार्टिकल और ये पार्टिकल अपोजिट फेज में है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है, ये समझ लीजिए। तो ये जो शेप है ये क्या है आपका, एक फ्रंट है, वेव का फ्रंट पार्ट है। ये भी क्या है, वेव फ्रंट का फ्रंट पार्ट है। आप किसी शांत तालाब में जब पत्थर जब मारते हैं तो यहाँ पे एक सर्कुलर फॉर्म बनता है इस तरह से, ऐसे सर्कुलर पैटर्न बनता होगा ना, ऐसे इस तरह से, ऐसे है कि नहीं। तो जो सर्कुलर पैटर्न बन रहा है यहाँ पे वो क्या है, वेव का फ्रंट पार्ट है। मतलब वेव ऐसे आगे बढ़ेगी, उसका फ्रंट पार्ट, फिर वेव आगे बढ़ा, फिर उसका फ्रंट पार्ट। तो वेव के सामने का मतलब फ्रंट पार्ट को हम लोग कहते हैं वेव फ्रंट, है ना। ये हम लॉजिकली तरीके से समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। बट अगर इसको हमको डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे, एग्जाम में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो ये क्या है, ये एक अगर बात करें तो हम कहेंगे इट इज एन इमेजिनरी सरफेस, इट इज एन इमेजिनरी सरफेस। ये एक इमेजिनरी सरफेस है ऑन विच मीडियम particles vibrates या vibrate in same phase, मतलब इनके बीच फेज में डिफरेंस नहीं रहेगा। इस इमेजिनरी सरफेस का हम नाम और भी कह सकते हैं, इसे हम लोग लोकस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लोकस। तो एक ऐसा लोकस है, लोकस का मतलब एक इमेजिनरी सरफेस, ठीक है, इमेजिनरी सरफेस। और इस सरफेस पे जितने भी पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे होंगे वो सभी पार्टिकल सेम फेज में होते हैं। फेज का मतलब ये होता है सबका दोनों के बीच में फेज में डिफरेंस ना हो। क्लियर। फेज आप जानते होंगे 11th क्लास का अगर वेव पढ़े होंगे
तो फेज जानते होंगे, फेज का मतलब क्या है। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई पार्टिकल ऊपर जा रहा है वाइब्रेट करते समय, तो उसी टाइम पर दूसरा पार्टिकल भी ऊपर जा रहा हो, ठीक है, उसकी आगे वाला मान लो नीचे जा रहा है, तो ठीक उसके अगल वो भी दूसरा पार्टिकल भी करस्पॉन्डिंग में वो भी नीचे जा रहा हो, मतलब फेज में डिफरेंस ना हो, जीरो हो, फेज सेम होना चाहिए। इस फेज को हम लोग समझते हैं किससे, एक सर्कुलर मोशन से। मान लो कोई पार्टिकल यहां से यहां तक गया, तो इसको आपने मैच करा दिया, तो ये जो एंगल बना वो क्या है, फेज, वो क्या है, फेज। ठीक है, ये पार्टिकल मान लो कोई यहां से गया यहां तक, वो भी दूसरा पार्टिकल, तो वो भी कितना एंगल बनाया, यही। दोनों पार्टिकल जब एक ही टाइम पर, किसी भी टाइम पर सेम एंगल बना रहे हो तो कहेंगे फेज क्या है, सेम है। तो किसी भी गिवन टाइम पर, किसी भी गिवन टाइम पर अगर दो पार्टिकल का डायरेक्शन सेम है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो आप कहेंगे दोनों किसमें है, डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन सेम होना चाहिए, वो सेम फेज होती हैं। और सेम फेज का मतलब नो फेज में डिफरेंस। तो फेज सेम फेज है, तो ऐसे अगर हम सरफेस वहाँ पे इमेजिन करते हैं या लोकस उसे कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं वेव फ्रंट। क्या कहते हैं, वेव फ्रंट। अब ये जो वेव फ्रंट होता है बेटा, वेव फ्रंट ये 3 टाइप्स का होता है। पहला का नाम है स्फेरिकल, स्फेरिकल वेव फ्रंट। दूसरा है आपका सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल। और थर्ड का आपका है प्लेन वेव फ्रंट, सिलेंड्रिक। अब स्फेरिकल क्या होता है, जैसे मान लो कोई ये सोर्स है, सोर्स मतलब हमारा कैसा, पॉइंट सोर्स। तो फॉर पॉइंट सोर्स, जब सोर्स हमारा पॉइंट रहेगा, पॉइंट मतलब जैसे कि कोई बल्ब हो गया, लाइट का बल्ब है ना, तो वो पॉइंट सोर्स है। आप इसे एक सर्कल में बंद कर दीजिए, है ना, तो ये सोर्स कहाँ पे होना चाहिए, सेंटर पे होना चाहिए हमारा। कहाँ पे होना चाहिए, सेंटर। तो सेंटर से यहाँ जो वेव यहाँ पहुँचेगी, जो सेंटर से यहाँ वेव पहुँचेगी, जो यहाँ पहुँचेगी, जो यहाँ पहुँचेगी, जो यहाँ पहुँचेगी, जो इस साइड पहुँचेगी, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में, जो सिर्फ इस सरफेस तक पहुँचेगी, यहाँ सरफेस तक, तो ये डिस्टेंस बराबर तय करेगी। बोलो सही है भाई, रेडियस तो इक्वल होता है ना। जब रेडियस इक्वल है, रेडियस क्या है, इक्वल्स हैं, तो यहाँ से जो वेव आएगी यहाँ तक के लिए उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी जितना कि ये वेव ट्रेवल करेगी। जब डिस्टेंस सेम होगा, लाइट सोर्स एक ही है, तो स्पीड भी सेम होगा। स्पीड सेम होने से क्या होगा, टाइम टेकन क्या होगा, दोनों का सेम होगा, तो दोनों वेव साथ में ही पहुँचेंगी। और जहाँ पहुँचेगी वहाँ पार्टिकल क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगी। तो जो पार्टिकल डिस्टर्ब होंगे वो सेम फेज में होंगे, वाइब्रेट करेंगे, और दोनों किस में होंगे, सेम फेज में होंगे। क्लियर बेटा, ठीक है। तो ऐसे सरफेस को हम लोग क्या, जब सेम फेज पे सभी पार्टिकल्स होंगे, तो ऐसे इमेजिनरी सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो ये आपका है स्फेरिकल वेव फ्रंट। आप एक और बना सकते हो, ऐसे 3 बना सकते हो, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। आप 2 बना लो, 3 बना लो, सब एक स्फीयर के अंदर बंद कर दो। ये सब क्या है, एक स्फीयर है। ये जो सोर्स हमारा है स्फीयर के अंदर बंद है, तो इसे हम लोग कहेंगे स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है। अब जैसे कोई मान लो कि लाइट सोर्स हमारा लीनियर हो, लाइट सोर्स इज लीनियर। बेटा नोट्स खुद से बनाएं, लीनियर। ये मान लो लाइट सोर्स है, ठीक है, यहाँ जो वेव निकलेगी इधर इधर ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में, ऐसे है कि नहीं, ऐसे ऐसे। तो यहाँ से यहाँ तक सभी एक पॉइंट जितने होंगे, एक एक पॉइंट यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स होंगे सभी एक पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करते हैं। तो इनके सराउंडिंग हम क्या कर सकते हैं, लाइट वेव्स को ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे कुछ ऐसे, है ना, और एक सरफेस ड्रॉ कर दें ऐसे, और इन सब को यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला दें, तो क्या बन जाएगा आपका, सिलेंड्रिकल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। और जब
पॉइंट सोर्स या लीनियर सोर्स से लाइट रे बहुत दूर निकल चुकी हूँ तो वो सभी क्या होती हैं, लाइट रे पैरेलल हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, पैरेलल। तब यहाँ बनता है प्लेन वेव फ्रंट। क्या बनता है, प्लेन वेव फ्रंट। ये दोनों प्लेन वेव फ्रंट है। ठीक है बेटा। तो प्लेन वेव फ्रंट कब बनेगा, जब लाइट रेज सोर्स से बहुत दूर निकल जाती हो तो वहाँ पर प्लेन बनेगा, और जब लीनियर सोर्स के नज़दीक आपको वेव फ्रंट ड्रॉ करना है तो सिलेंड्रिकल बनेगा। पॉइंट सोर्स के नियरेस्ट में ड्रॉ करना है तो क्या बनेगा, हमारा स्फेरिकल बनेगा। तो वेव फ्रंट आर ऑफ 3 टाइप्स, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और लीनियर। तो ये तीनों आपको नोट करना है और नोट कर लीजिए। तो बन गया बच्चों। अब ध्यान दीजिए, जैसे आपको सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है, प्लेन है या स्फेरिकल बनाना है, ठीक है। जब भी आपको तीनों वेव फ्रंट में से कोई एक वेव फ्रंट यूज करना है तो हम लोग करते क्या है कि ये पूरा का पूरा स्फीयर नहीं बनाते, पूरा का पूरा सिलेंडर नहीं बनाते, है ना, है नहीं बनाते। तो अब क्या बनाएंगे बेटा, और ना ही पूरा का पूरा प्लेन बनाते हैं। तो कैसे दिखाते हैं इसको, आइए देख लेते हैं। जब भी आपको स्फेरिकल वेव फ्रंट दिखाना होता है, ठीक है, क्या दिखाना होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट, उस वेव फ्रंट को हम किसी एक डायरेक्शन में सेमी आर्क की तरह दिखाते हैं। सेमी आर्क मतलब जो फुल आर्क होता है, एक सर्कुलर, कंप्लीट सर्कल नहीं, एक सर्कल का हाफ, सेमी सर्कुलर आर्क की तरह हम लोग उसे एक साइड किसी एक डायरेक्शन में दिखाते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि ये हमारा सोर्स है, ठीक है, सोर्स एस, यहां से सारी लाइट रेज निकल रही हैं ऑल डायरेक्शन में। तो मान लो लाइट रेज ऐसे जा रही हैं, ऐसे ऐसे जा रही हैं और ऐसे जा रही हैं, ठीक है। आपको दिखाना है इसमें स्फेरिकल वेव फ्रंट, तो आप यहाँ से ऐसे एक सर आर्क मार दीजिए, दूसरा और बड़ा, तीसरा और बड़ा, इस तरह से आप आर्क बनाते हुए इस डायरेक्शन में जा सकती हो। ऐसे दिखा दो, आपको ऐसे इच्छा नहीं है आप ऐसे दिखा दो। सोर्स है आपका एस, लाइट रेज ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं और ऐसे जा रही हैं, आप ऐसे दिखा दीजिए, क्लियर, इस डायरेक्शन दिखा दीजिए। सोर्स यहाँ पे है, लाइट ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, लाइट रेज ऐसे जा रही हैं, ऐसे दिखा दीजिए, ये भी स्फेरिकल है। सोर्स एस है, लाइट रेज ऐसे जा रही हैं, ऐसे दिखाते हुए चले जाइए। तो किसी एक डायरेक्शन में आप स्फेरिकल वेव फ्रंट को सेमी सर्कुलर आर्क की तरह आप दिखाते हुए चले जाइए। तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव फ्रंट, और यही वेव फ्रंट हम लोग यूज करते हैं। यह है स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, ठीक है। जब आपको प्लेन दिखाना है, प्लेन, तो लाइट रेज ऐसे रहेंगी, ऐसे, तो आप ऐसे लाइन खींच दीजिए, ऐसे खींच दीजिए, तो ये प्लेन वेव फ्रंट हो जाता है। ठीक है बेटा। सिलेंड्रिकल के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल में पूरा पूरा कभी कभी हम लोग शॉर्ट में फिर भी दिखा देते हैं। मेनली ज़्यादातर यूज यही होता है, ठीक है, ज़्यादातर यूज इन्हीं का होता है। सिलेंड्रिकल भी हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट में ऐसे ही इस तरह दिखा देते हैं, क्लियर। यूज इन्हीं का ज़्यादातर होता है, प्लेन का और स्फेरिकल का। इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो पाथ होता है वेव, ये वेव जा रही है ऐसे, तो इसमें जो कंक्लूजन निकलता है, नोट फर्स्ट, जो इनका पाथ है, इस पाथ का नाम रखा गया है पाथ ऑफ लाइट वेव। लाइट वेव इज कॉल्ड, इसे हम लोग रे कहते हैं, इज कॉल्ड रे। दूसरा, जो लाइट रे होती हैं, रेज,
ये वेव फ्रंट के हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। रेज आर परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट ऑलवेज। ठीक है, जो लाइट रेज होती हैं वेव फ्रंट की क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, और इनकी जो वेवलेंथ होती है वेव की, वो बहुत छोटी वेवलेंथ होती है। इस तरह से वेवलेंथ छोटी होने के कारण ये लाइट कैसे ट्रेवल करती है, करीब करीब एक दूर से देखने पर हमें लगता है कि एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। देखो, आप इसे देखोगे तो आपको लगेगी एक स्ट्रेट लाइन जा रही है इससे, है ना। तो वेवलेंथ इतनी छोटी होती है, लाइट हमें कैसा अपीयर होता है, एज अ ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। इतनी छोटी वेवलेंथ होने के कारण ये कैसा ट्रेवल करती है, एज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये है हाइगन्स के वेव थ्योरी से वेव का कॉन्सेप्ट मानते हुए लाइट के नेचर का एक्सप्लेनेशन। तो लाइट ट्रेवल करता है वेव, साउंड मतलब मैकेनिकल वेव है, और ये वेव फ्रंट के फॉर्म में लाइट ट्रेवल करता है, लाइट वेव। ठीक, किस फॉर्म में, वेव फ्रंट के फॉर्म में। तो ये आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम इसे करने जा रहे हैं एरेज, और नोट्स खुद से बनाए बच्चों। ठीक है, नोट्स खुद से बनाएं, वीडियो स्टॉप करके आप लोग नोट कर सकते हो सारी बातों को। अब हम चलते हैं, एक प्रिंसिपल है हमारे पास हाइगन्स का सेकेंडरी वेवलेट्स थ्योरी। सबसे इंपॉर्टेंट यही है आपका हाइगन्स सेकेंडरी वेवलेट्स थ्योरी। सेकेंडरी वेवलेट्स थ्योरी, हाइगन्स की जो सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी है वो क्या कहती है। पहला, ईच लाइट सोर्स, जितने भी लाइट सोर्स है वो कंटिन्यूअस एमिट करते हैं सेम फ्रीक्वेंसी की, और सेम कह लीजिए कि ईच लाइट सोर्स जो है, जो वेव निकल रही हैं, ठीक है, उस वेव के परपेंडिकुलर हमारा होता है वेव फ्रंट। क्या होता है, वेव फ्रंट। जैसे मान लो ये सोर्स है एस, यहां से ऐसे वेव निकल रही हैं, वेव, और किसी इंस्टेंट पे हमने एक यहां पे वेव फ्रंट ड्रॉ कर दिया। इस पार्टिकल पे, इस पॉइंट पे जितने भी पार्टिकल्स हैं 1 2 3, ये सभी पार्टिकल्स एक्ट करते हैं, मतलब ईच पॉइंट कह लीजिए आप, ईच लाइट सोर्स हमने लिख दिया है, ईच पॉइंट है ना, ऑन द वेव फ्रंट, जो वेव फ्रंट है, एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ लाइट। ये सभी क्या होते हैं, जितने पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, ये वाइब्रेट कर रहे हैं सेम फेस पे, तो ये एक्ट करते हैं एज अ क्या, फ्रेश सोर्स की तरह। तो किसी इंस्टेंट अगर हम एक यहाँ पे टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करें, है ना, टेंजेंशियल सरफेस, तो ये ए बी आपका इनिशियल वेव फ्रंट है, मतलब स्टार्टिंग वाला वेव फ्रंट है। तो ए डैश बी डैश क्या होगा, न्यू वेव फ्रंट होगा। और जो भी यहाँ से वेव्स निकलेंगी ऐसे इधर इधर, वो सभी जिस वेव से लाइट ये वाली आई है उसी स्पीड से ट्रेवल करती हैं आगे की तरफ, उसी स्पीड से। क्लियर। कहने का सेंस ये है कि जैसे कोई लाइट सोर्स है और उस पर हमने एक उसका वेव फ्रंट ड्रॉ कर दिया, उस वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स बनेंगे सभी जो है एक्ट्स एज अ फ्रेश लाइट सोर्स, वो नए लाइट सोर्स की तरह बिहेव करती हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, उनसे जो वेव्स निकलती हैं उन्हें कहते हैं सेकेंडरी वेव्स, और ये सेकेंडरी वेव्स मतलब सेकेंडरी वेवलेट्स कह लीजिए, ये भी ट्रेवल करती हैं किससे, सेम स्पीड से,
मतलब सेकेंडरी वेव्स कह लीजिए, सेकेंडरी वेव्स कह लीजिए, और वेवलेट कह लीजिए, वेवलेट्स ट्रेवल्स विथ सेम स्पीड इन गिवन मीडियम, किसी गिवन मीडियम में वो एक स्पीड से ही ट्रेवल करती हैं। तीसरा, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन अ टेंजेंशियल सरफेस, यानी इसको हम खींच रहे हैं, ड्रॉन, ये खींचा गया है, ड्रॉन अ टेंजेंशियल सरफेस आफ्टर लेटर अ टाइम, एक टाइम के बाद जो टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे वो हमारा क्या देता है, गिव्स द न्यू वेव फ्रंट। ये क्या है, न्यू वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहाँ ए डैश बी डैश हम कुछ टाइम बाद एक टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ किए हैं, मतलब इन सभी वेव्स को टच करता हुआ एक सरफेस, तो इस सरफेस को हम लोग कहते हैं क्या, न्यू वेव फ्रंट। तो ये न्यू वेव फ्रंट है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, सेकेंडरी वेवलेट्स। मतलब कि जहाँ पर भी वेव फ्रंट होगा उस जगह जो भी मीडियम रहेगा वहाँ पे जितने भी वेव फ्रंट पॉइंट बनेंगे, पार्टिकल्स कह लीजिए पॉइंट बनेंगे, वो सभी पॉइंट कैसा बिहेव करते हैं, एज अ फ्रेश लाइट सोर्स फॉर न्यू डिस्टर्बेंस। मतलब यहाँ से नई नई तरंगे निकलती हैं, वेव्स निकलती हैं, है ना, यहाँ से। तो ये सब क्या हुए, सोर्स की तरह ट्रीट करती हैं। और इन सभी वेव्स का जो स्पीड है यहाँ से जो आने वाली वेव है उन सभी के बराबर होगा किसी गिवन मीडियम में। उसके बाद कुछ टाइम के बाद अगर हम कोई यहाँ पे टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं टच करता हुआ इन्हीं वेव्स पे, जिसमें ये सभी पार्टिकल्स सेम फेज में हो, वाइब्रेट कर रहे हो, तो ऐसे सरफेस को हम लोग कहते हैं न्यू वेव फ्रंट। तो ए डैश बी डैश क्या बन गया, न्यू वेव फ्रंट। क्लियर है। और यही सब लॉजिक का यूज़ करते हुए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का हमें एक्सप्लेन करना है हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी के बेस पे। तो मैं चाहूँगा कि इसको नोट कर ले वीडियो स्टॉप करके। तो ये आप सीख गए हाइगेंस का सेकेंडरी वेव्स, आप इसको अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हो बेटा। अब हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों का एक्सप्लेनेशन इसी थ्योरी के बिहाफ पर करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही पूछता है। ठीक है, तो इरेज करते हैं इसको। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल। तो ये हाइगेंस का प्रिंसिपल था, इसी का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, है ना। जैसे मान लो कि एक प्लेन मिरर है बेटा, क्या है, प्लेन मिरर। या मान लो कोई प्लेन वेव फ्रंट स्ट्राइक किया, है ना, ये पॉइंट है ए बी। तो जहां भी स्ट्राइक किया ना, ये पॉइंट कैसा बिहेव कर रहा है, एज अ फ्रेश लाइट सोर्स। इसमें हम दो लाइट सोर्स मान लेते हैं, एक लाइट सोर्स ये है, लाइट है, और एक लाइट ये है, क्योंकि लाइट हमेशा क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं किसके, वेव फ्रंट की। ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया हमने, ये इंसिडेंट रे है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है बेटा। ठीक है, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से जा रही है, मान लो कि लाइट रे रिफ्लेक्ट करिए ऐसे, मान लो इस किस स्पीड से आ रही है, सी स्पीड से आ रही है लाइट, सी स्पीड से। तो यहाँ जब टकराएगी तो यहाँ से सेकेंडरी वेव निकलेगी, क्या निकलेगी, सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव भी उसी स्पीड से जाएगी जिस स्पीड से लाइट आई हुई है। तो अगर टी टाइम में सी टी डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उतने टाइम में ये भी आगे ट्रेवल कर जाएगी डिस्टेंस, यहाँ पे पॉइंट बी डैश पे। तो हमने ये मान लिया कि यहाँ पे ये पहुँची है लाइट इस जगह पे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मेजर करके हम यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, तो यहाँ पे एक टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ जब करेंगे, टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो यहाँ बी डैश, ये है ए डैश,
लाइट यहाँ से भी रिफ्लेक्ट कर जाएगी ये, तो ए डैश बी डैश हमारा क्या होगा, एक रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगा। तो हमें करना क्या है, ये एंगल बताना है आई है और ये एंगल बताना है आर। ये आई और आर दोनों आपस में इक्वल है, यही प्रूफ करना है। ये बेटा 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ये एंगल आई है, कैसे, ये आई तो ये 90 माइनस आई और ये कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको आर मानते हैं तो ये 90 माइनस आर, तो ये कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। ट्रायंगल बी ए बी डैश, बी ए बी डैश एंड ट्रायंगल ए डैश बी ए डैश, ए डैश बी डैश ए, इसे हम ए कहते हैं बेटा, ठीक है, नॉर्मल है ये ए। इसमें ए बी डैश इज इक्वल टू ए बी डैश, ये कॉमन साइड है बेटा, कॉमन साइड, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल है ना। एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, एंगल बी इक्वल टू एंगल ए डैश इक्वल टू 90 डिग्री, ये एंगल इक्वल है, ठीक है। और ए बी बराबर क्या है, ए डैश है बाई सी पी सी टी, है ना। तो साइड एंगल साइड से बाई यूजिंग SAS थ्योरम, SAS थ्योरम, ट्रायंगल बी ए बी डैश एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश आर कॉन्ग्रुएंट। जब ये कॉन्ग्रुएंट है बेटा, जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी डैश, यानी आई इक्वल टू आर। ये क्या है, दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यही लाइट का क्या है, रिफ्लेक्शन का लॉ है। तो हमने जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉ को प्रूफ कर दिया, मतलब रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर दिया वेव फ्रंट के टर्म्स में, तो आने वाले वेव फ्रंट को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, और यह रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। क्लियर। तो आप इसे अपने लैंग्वेज में स्टेटमेंट भी दे करके नोट कर सकते हैं कि कोई हमारे पास ए बी एक प्लेन वेव फ्रंट है जो कि स्ट्राइक करता है प्लेन मिरर पे, और यहाँ पे ए डैश बी डैश रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, और हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना मान लिया, आई है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर लेट किया लिया था, यहाँ पे आर है ये आपका, ये 90 माइनस आर तो ये कितना होगा आर, ये 90 माइनस आई तो ये कितना होगा आई हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्सप्लेनेशन। अब रिफ्रैक्शन जरा देख लेते हैं बेटा। रिफ्रैक्शन आपको पता है कि जब लाइट रे रेयर टू डेंसर जाती है तो बेंड होती है टूवर्ड द नॉर्मल। मान लो कि ये आपका डेंसर मीडियम है, ठीक है, यहाँ पे एक रिफ्लेक्ट इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इसमें लाइट रे हमेशा क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होती हैं, लाइट रे 1 एंड 2। ये नॉर्मल आपने ड्रॉ किया, ये एंगल इंसिडेंस आई है। तो लाइट रे क्या होती है, यहाँ से ट्रेवल करती है, बेंड होती है टुवर्ड द नॉर्मल ऐसे। ये मान लेते हैं इसमें स्पीड एयर में क्या है, v1 स्पीड है, ये है डेंसर, इसमें स्पीड v2 हमारा है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पॉइंट ए हमने कह दिया ए बी, ये भी आगे जाएगा, यहाँ टकराएगा, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इसको हम, एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये भी क्या होगा, बेंड होगा ऐसे। तो जो ये डिस्टेंस होगी हमने मान लिया कितना, t टाइम में v1 t डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये ट्रेवल करेगा v2 t डिस्टेंस, और हमने यहाँ का डिस्टेंस यहाँ पे लगा के आर्क लगाया और इसको टेंजेंशियल ड्रॉ किया, ऐसे टेंजेंट सरफेस परपेंडिकुलर बिल्कुल ऐसे। ऐसे तो a डैश b डैश, तो यहाँ a डैश b डैश क्या है,
रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, ये आर है तो ये होगा 90 माइनस आर, ये 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा आपका आर हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल आई है तो ये 90 माइनस आई तो ये कितना हो जाएगा आपका आई हो जाएगा, ये 90 डिग्री। हम करेंगे क्या यहाँ पे, रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अगर प्रूफ हो जाए, जैसा कि हमने यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ किया है, ये भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ प्रूफ हो जाए तो रिफ्रैक्शन का एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, है कि नहीं, बोलो, हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम साइन आई लगा देंगे, तो साइन आई कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी बी बी डैश अपॉन ए बी डैश। बी बी डैश है कितना, मीडियम में स्पीड v1 है और t टाइम के लिए तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा यहाँ से यहाँ तक v1t, तो v1t अपॉन ए बी डैश, और साइन r अगर निकालें हम यहाँ से इस ट्राइंगल से तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये कितना है ए ए डैश बाई ए बी डैश। ए ए डैश होगा कितना, इसमें स्पीड v2 है तो t टाइम के लिए v2t हो जाएगा बाई ए बी डैश। क्या करेंगे, आपस में डिवाइड कर देंगे, तो साइन आई अपॉन साइन आर जब डिवाइड करेंगे बेटा तो v1t अपॉन ए बी डैश अपॉन v2t अपॉन ए बी डैश, एक से कैंसिल, t से t कैंसिल, कितना आया v1 बाई v2, और ये हमारा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 म्यू 2। क्लियर, दिस इज द स्नेल्स लॉ, दिस इज स्नेल्स लॉ, ये क्या हमारा बेटा स्नेल्स लॉ है। ठीक है, तो हमने क्या अप्लाई किया यहाँ पे, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट को हमने जब देखा ग्लास में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने 1 म्यू 2 मान लिया, तो साइन आई बाई साइन आर v1 बाई v2 जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है, और ये हमारा क्या बन गया स्नेल्स लॉ। तो मतलब हमने हाइगेंस के प्रिंसिपल का यूज़ किया और रिफ्रैक्शन में जो स्नेल्स लॉ है उसको प्रूफ कर दिया, बहुत बड़ी बात है। इसे प्रूफ करने के बाद हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि यह रिफ्रैक्शन का एक्सप्लेनेशन हो गया हमारा वेव थ्योरी, यानी वेव के कॉन्सेप्ट से। तो वेव के कॉन्सेप्ट से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रूफ हो गया। ठीक है, यही है इंट्रोडक्शन, बेसिक पॉइंट्स आज के इस लेक्चर में। इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे, जो मेन फिनोमेना पढ़ना है वो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो वहां से हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर सेकंड में, इंटरफेरेंस क्या होता है। ठीक है, तो इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, पोलराइजेशन पढ़ेंगे। तो एक एक लेक्चर में हम 3 लेक्चर और लेंगे, और 3 लेक्चर में से हम करेंगे टाइंट। ठीक है, एक लेक्चर में इंटरफेरेंस, एक में डिफ्रैक्शन और एक में पोलराइजेशन। 3 लेक्चर और लेंगे, 3 लेक्चर में हम वेव ऑप्टिक्स कंप्लीटली क्लोज कर देंगे बेटा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। पढ़िए आप सभी, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।